हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एप्लीकेशन लेयर। चैप्टर 2 है ये, और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच। 8th एडिशन है इसका। जिम क्रोस और कीथ रॉस इसके ऑथर्स हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे कि हम जानते हैं ये OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 7 है, और इसका चैप्टर 2 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का गोल क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के हम इसमें एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस हम TLS को हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट सर्वर पैराडाइम, पीयर टू पीयर पैराडाइम और हाइब्रिड ऑफ क्लाइंट सर्वर पैराडाइम, क्लाइंट सर्वर एंड P2P। अब ये 3 तरह के हमारे पास मॉडल्स हैं, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी Learn about protocols by examining popular application layer protocols and infrastructure। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें हमारे पास HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसके साथ पोर्ट नंबर 80 लिखी हुई है कि ये पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 पोर्ट यूज़ करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 143 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम ये 53 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। इस तरह हमारे पास ये प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। वीडियो स्ट्रीमिंग, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। प्रोग्रामिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस और सॉकेट API को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर कुछ नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग है, वेब है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, ईमेल है, मल्टी यूज़र नेटवर्क गेम्स हैं, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड वीडियोस लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हुलो, ये सारी स्ट्रीमिंग वीडियोस हैं। P2P फाइल शेयरिंग, वॉइस ओवर IP जिस तरह हमारे पास स्काइप जो कि VoIP को यूज़ करता है, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं। इंटरनेट सर्च, रिमोट लॉगिन, ये डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क ऐप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिंग अ नेटवर्क एप्लीकेशन के नेटवर्क एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट होती हैं। सबसे पहले है राइटिंग प्रोग्राम्स दैट रन ऑन डिफरेंट एंड लेवल्स एंड सिस्टम्स। अब एंड सिस्टम कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पर अगर आप लोगों को ये डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास ये PC, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये लैपटॉप्स, ये जितने भी ये डिवाइसेस हैं ये हमारी कहलाते हैं एंड सिस्टम्स। यहाँ पर लैपटॉप PCs वगैरह भी लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि जो प्रोग्राम है वो रन होता है इन एंड सिस्टम्स पे, मतलब लैपटॉप पे हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं जो कि यूज़र को सर्विस दे सकता है कोई। उसके अलावा हमारे पास मोबाइल में डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं, इस तरह हमारे पास PCs पे भी डिफरेंट प्रोग्राम रन होते हैं। अब है दूसरा है कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। अब ये जितने भी प्रोग्राम हम रन करते हैं ये ओवर द नेटवर्क रन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एंड सिस्टम है, ये वाला लैपटॉप लगा लें, और दूसरा हमारे पास एंड सिस्टम कोई राउटर लगा लेते हैं, तो इसके दरमियान जो नेटवर्क है वो उसके ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो क्या होती है इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो ओवर द नेटवर्क होती है। अब वो नेटवर्क जो होता है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल चल सकते हैं। जैसे कि हम अगर हम मिसाल लें, नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे RIP है, OSPF है, उसके अलावा IGRP है, EIGRP है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल वेब सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई अपना मॉडल ले लेते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल ले लें, तो अब क्लाइंट ने कोई अगर वेब सर्वर से कोई एक्सेस करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है वेबसाइट, तो वो किसी ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करेगा। वो अपने ब्राउज़र में कोई URL लिखेगा जो कि एक हेडर में कन्वर्ट होगा, वेब सर्वर के केस में वो HTTP हेडर में कन्वर्ट होगा, और उसकी फिर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। तो ये वाला सिस्टम होगा हमारे पास इसमें एंड सिस्टम्स की साइड पे। अब ये क्या है कि नो नीड टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर नेटवर्क कोर डिवाइसेस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि नेटवर्क की होती हैं, जैसे कि राउटर है, हमारे पास स्विच है, हब है, रिपीटर है। अब स्विच में भी हमारे पास डिफरेंट लेयर के स्विचेस होते हैं। लेयर 2 का स्विच अलग से होता है, लेयर 3 का स्विच अलग से होता है। तो ये डिफरेंट जो नेटवर्क कोर डिवाइसेस हैं इन पे हमारे कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं होता, हमारा कोई इस पर प्रोग्राम रन नहीं होता।
इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था कि रिप, OSPF, BGP, IGRP, EIGRP। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे इन नेटवर्क की कोर डिवाइसेस पे रन होते हैं। अब नेटवर्क कोर डिवाइसेस डू नॉट रन यूज़र एप्लीकेशंस, ये जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुका हूँ कि यूज़र एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारी नेटवर्क की कोर डिवाइसेस पे नहीं रन होती, वो रन होती हैं हमारी एंड सिस्टम्स पे। और एंड सिस्टम में हमारे पास लैपटॉप भी है, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास PCs भी हैं, सारी आ जाती हैं हमारी एंड सिस्टम पे। एप्लीकेशंस ऑन एंड सिस्टम्स अलाउज फॉर रैपिड ऐप डेवलपमेंट प्रोपगेशन। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लाइंट सर्वर पैराडाइम। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्वर को। अब सर्वर क्या है, ऑलवेज ऑन होस्ट, मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो कि हमेशा ऑन रहती है, कि ये हमेशा सर्विस देने के लिए हमेशा ऑन रहती है। दूसरा क्या है, परमानेंट IP एड्रेस, कि जो भी IP एड्रेस सर्वर पे होगा वो हमारा परमानेंट होगा, मतलब कि उसको हम डायनेमिक IP नहीं होगा, और उसके अलावा वो परमानेंट उस पर फिक्स्ड रहेगा, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो सर्वर पे जो IP होगा वो फिक्स IP होगा, और वो अमूमन अगर हम देखें तो वो पब्लिक IP होता है हमारा सर्वर पे। उसके बाद है ऑफन इन डाटा सेंटर्स फॉर स्केलिंग। अब जो सर्वर्स होते हैं वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो डाटा सेंटर्स में होते हैं। अब उसकी लोकेशन बता दी कि वो डाटा सेंटर्स में होते हैं, और फॉर स्केलिंग मतलब कि इसमें हम हमारे पास स्केल का मतलब यहाँ से इस तरह से ले लें कि जब हम हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल में जब क्लाइंट कोई वेब सर्विस या कोई भी सर्विस एक्सेस करता है सर्वर से, तो वहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, और एक सर्वर सब क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए पूरा नहीं होता, तो वहाँ पर हमें मल्टीपल सर्वर्स लगाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मल्टीपल सर्वर्स हमने लगाए हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारा स्केल कर दिया हमने, कि हमने मल्टीपल सर्वर लगा के हमने अपने नेटवर्क को स्केल कर दिया, स्केल अप। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स। अब क्लाइंट में क्या है कि कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेट विद सर्वर। अब ये कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल उसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब कि दो क्लाइंट आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल है और यहाँ पे लैपटॉप है और ये दरमियान में सर्वर है। अब क्या है कि क्लाइंट ने जो भी क्लाइंट हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी मशीन हो जाएंगे, एक लैपटॉप हो जाएगा हमारे पास और दूसरी मोबाइल फ़ोन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्लाइंट से मुराद यहाँ पर है कि जो ब्राउज़र यूज़ करेंगे वो हमारा क्लाइंट एज अ क्लाइंट बिहेव करेगा, और यहाँ पर ये सर्वर जो कि हमारी सर्वर है। अब क्या है कि अगर इस क्लाइंट ने वेब सर्विस लेनी है, कोई भी सर्विस लेनी है सर्वर से, तो वो इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और इसकी कम्युनिकेशन इस डायरेक्ट मोबाइल के साथ नहीं होगी। ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके बाद क्या है, मे बी इंटरमिटेंटली कनेक्टेड, मतलब कि ये आपस में इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल में कनेक्ट होंगे, कि मोबाइल का जो कनेक्शन होगा वो सर्वर के साथ होगा, और सर्वर का एक अलग से कनेक्शन जो होगा वो हमारा लैपटॉप के साथ होगा। मे हैव डायनेमिक IP एड्रेसेस। अब जो क्लाइंट क्या है उसके ऊपर डायनेमिक IP एड्रेस होते हैं, मतलब कि वो चेंज भी होते रहते हैं। डायनेमिक से मुराद ये है कि वो चेंज होते रहते हैं, जबकि सर्वर पे हमारे पास क्या होता है, परमानेंट IP एड्रेस होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं हमेशा। उसके बाद आके डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो दो क्लाइंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्लाइंट सर्वर पैराडाइम में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज़ होती हैं, जैसे कि HTTP है, IMAP है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है हमारे पास, और ये टेलनेट जैसी ये जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं ये हमारी क्लाइंट सर्वर मॉडल की हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पर। अब पीयर टू पीयर को P2P भी कहते हैं, P2P, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P2P, इसको यहाँ इससे भी डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है कि नो ऑलवेज ऑन वेब सर्वर, नो ऑलवेज ऑन सर्वर, मतलब कि जो सर्वर होता है वो हमेशा ऑन नहीं रहता, बल्कि इसमें आप कह देंगे इसमें सर्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। नो ऑलवेज ऑन सर्वर मतलब कि ऐसा कोई सर्वर नहीं होता जो हमेशा ऑन रहे। आर्बिट्रेरी एंड सिस्टम्स डायरेक्टली कम्युनिकेट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये हमारे पास एक पीयर 1 है और एक ये हमारे पास पीयर 2 है, तो इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होगी, तो यहाँ पर इनका एक अलग से चैनल बन जाएगा और ये इसके ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे। अब इसी तरह अगर ये लैपटॉप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है इस कार के साथ, तो एक इसका अलग से P2P आर्किटेक्चर क्रिएट हो चुका है। तो मतलब इसमें यह है कि हमारा इसमें कोई क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई इसमें हब और स्पोक का कॉन्सेप्ट नहीं होता,
कोई मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें हमारी P2P कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसके बाद क्या है कि पीयर रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अदर पीयर्स प्रोवाइड सर्विस इन रिटर्न अदर पीयर्स। फॉर एग्जांपल कि इसने इन P1 मोबाइल फ़ोन है और P2 हमारा लैपटॉप है, इन दोनों आपस में कम्युनिकेशन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ने कोई सर्विस लेनी है इस लैपटॉप से, तो वो इसको रिक्वेस्ट करेगा और ये इसके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा। तो ये होता है हमारा P2P आर्किटेक्चर में। सेल्फ स्केलेबिलिटी, न्यू पीयर्स ब्रिंग न्यू सर्विस कैपेसिटी एज वेल एज न्यू सर्विस डिमांड्स। अब एक ये फ़ायदा P2P आर्किटेक्चर का ये है कि ये हमारा एक तो स्केलेबल इन्वायरमेंट होता है, इसमें कि अगर एक डिवाइस भी आ जाती है तो उसका एक अलग से पीयर टू पीयर कनेक्शन सबके साथ बन जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारा स्केल आर्किटेक्चर होता है, स्केल अप हो जाता है हमारा आर्किटेक्चर। पीयर्स आर इंटरमिटेंटली कनेक्टेड एंड चेंज IP एड्रेसेस। अब जैसे कि हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में देखा था, उसमें क्या था कि सर्वर के पास हमारा फिक्स्ड IP एड्रेस होता था और जो क्लाइंट होते थे उनके ऊपर डायनेमिक IP एड्रेस होता था। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस होंगे हमारे पास, जितने भी हमारे पास यहाँ पे पीयर्स होंगे, उनके ऊपर जो IP होगा वो चेंज हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि वहाँ पे उसके ऊपर फिक्स्ड IP एड्रेस होगा, कोई परमानेंट IP एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, P2P फाइल शेयरिंग की एग्जांपल दिया है इन्होंने कि अगर फॉर एग्जांपल इस मोबाइल फ़ोन ने और लैपटॉप ने आपस में कोई एक फ़ाइल शेयर करनी है तो वो हमारे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में काउंट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस कम्युनिकेटिंग। एक चीज़ मैं आप लोगों को शायद बताना भूल गया हूँ, जी हाँ, ये लिखा हुआ है 2 वेब ब्राउजर्स आर ओपन साइमल्टेनियसली दे डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल के क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या था कि अगर एक यहाँ पर हमारे पास फायरफॉक्स का कोई ब्राउज़र ओपन है और यहाँ पर हम कहते हैं कोई क्रोम का ब्राउज़र ओपन है, तो वो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती उनकी, कि 2 वेब ब्राउजर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि उनकी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ होती है। तो ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके बाद आता है प्रोसेस कम्युनिकेटिंग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को हम आसान अल्फाज में देखें तो ये हमारा कोई एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी होस्ट या किसी भी डिवाइस पर रन होता है। प्रोग्राम रनिंग विद इन अ होस्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक क्लाइंट प्रोसेस होता है और हमारे पास एक सर्वर प्रोसेस होता है। विद इन द सेम होस्ट 2 प्रोसेस कम्युनिकेट यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब एक ही अगर आपके पास होस्ट, यहाँ पर हम डिवाइस काउंट करते हैं कि अगर हमारे पास एक लैपटॉप है और उसी के अंदर हम एक प्रोसेस चला रहे हैं जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी के अंदर ही, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है, इस लैपटॉप के अंदर ही कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ने अगर कोई पाइथन प्रोग्राम चलाया हो जिसमें TCP का अगर फॉर एग्जांपल हम चलाते हैं कोई प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ही लैपटॉप सर्वर एज ए सर्वर बिहेव करता है और हमारा ही लैपटॉप एज अ क्लाइंट बिहेव करता है। तो उसमें क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन आपस में ही हो रही होती है एक ही डिवाइस पे, तो वो क्या होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर वही कम्युनिकेशन 2 डिफरेंट लैपटॉप्स पे चली जाए, 2 डिफरेंट होस्ट पे चली जाए, 2 डिफरेंट डिवाइसेस पे चली जाए, तो वो हमारी क्या होगा, एक्सचेंजिंग मैसेजेस, मतलब कि एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे एक्सचेंज हो रहे हो मैसेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ सेंडिंग प्रोसेस और रिसीविंग प्रोसेस हो रहा हो, तो वो हमारा एक्स्ट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं क्लाइंट प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस। प्रोसेस डेट इनिशिएट कम्युनिकेशन। अब जो इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट जो होता है अमूमन हम कहते हैं कि उसने कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है, तो वो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्वर को, तो वो हमारा क्या होगा, क्लाइंट प्रोसेस कहलाएगा। अब जो सर्वर प्रोसेस वो क्या होगा कि सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट कर रहा होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारा सर्वर प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशंस विद P2P आर्किटेक्चर हैव क्लाइंट प्रोसेसेस एंड सर्वर प्रोसेसेस, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद सॉकेट आते हैं कि सॉकेट क्या है। अ सॉकेट इज एन इंटरफेस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ प्रोसेस इन द एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ नेटवर्क। अब इसका आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है कि एक हाउस है हमारा ये। अब ये जो हाउस है ये एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे हम डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसमें क्लाइंट प्रोसेस होता है, सर्वर प्रोसेस होता है। अब क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होगी वो किसी ना किसी इंटरफेस से तो निकलेगी ना, कोई इंटरफेस होगा, कोई उसका डोर होगा, हम कह सकते हैं। अगर हम हाउस की एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ से एग्जिट करना है या एंटर करना है, तो इसके लिए जो इंटरफेस होगा उसको हम कहेंगे ये सॉकेट है। जैसे कि हाउस के केस में यहाँ पे हमारे पास डोर है तो वो उसकी सॉकेट कहलाएगी।
प्रोसेस सेंड और रिसीव मैसेजेस टू और फ्रॉम इट्स सॉकेट। मतलब अगर सेंड करना है मैसेज टू किसी को सर्वर को या रिसीव करना है किसी सर्वर से मैसेज, तो वो हमारी जिस इंटरफेस के जरिए होगी वो हमारे सॉकेट कहलाएगी। जैसे कि इधर हमारे पास एक क्लाइंट है, यहाँ पर दूसरा क्लाइंट है, तो इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन होगी वो किसी इंटरफेस के ज़रिए हो रही होगी। यहाँ पर जो पैकेट्स आएंगे वो किसी इंटरफेस के ज़रिए एंटर होंगे या एग्जिट होंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सॉकेट। अब जैसे कि बताया, सॉकेट एनालॉगस टू डोर्स। सेंडिंग प्रोसेस शूव्स मैसेज आउट ऑफ द डोर। मतलब कि अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो वो आउट ऑफ द डोर, मतलब कि डोर से बाहर निकल के जाएगा। सेंडिंग प्रोसेस रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अदर साइड ऑफ द डोर टू डिलीवर मैसेज टू सॉकेट एट रिसीविंग प्रोसेस। अब यह है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई हमने मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पर क्लाइंट का क्या काम होगा, उसने सिर्फ इंटरफेस से बाहर निकाल देना है अपना मैसेज, अपनी रिक्वेस्ट को बाहर निकाल देना है। आगे जितना भी उसका काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। उसकी जो सिक्योरिटी होगी, जो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन होगी, जो उसकी इंक्रिप्शन वगैरह का काम होगा, वो सारा काम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, जो कि हमारे यहाँ पर कह रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है टू सॉकेट्स इन्वॉल्व्ड। मतलब कि जब हमारी कम्युनिकेशन होती है तो दो सॉकेट इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट और सर्वर मॉडल है, या P2P भी ले लें एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि दो ही हमारे पास होस्ट हैं, तो उनमें एक सॉकेट एक होस्ट की होगी, एक सॉकेट दूसरे होस्ट की होगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं वन सॉकेट इज ऑन ईच साइड। उसके बाद आते हैं हमारे पास एड्रेसिंग प्रोसेस। टू रिसीव मैसेजेस प्रोसेस मस्ट हैव आइडेंटिफायर। अब जो दो हमने प्रोसेस डिस्कस किए हैं, क्लाइंट प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस, अब उनकी मैसेजिंग, उनकी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, मस्ट। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? इंक्लूड्स बोथ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑन होस्ट। अब आइडेंटिफायर जो है वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक IP एड्रेस और दूसरा पोर्ट नंबर। अब जो IP एड्रेस होता है वो हमारा 32 बिट IP एड्रेस, 32 बिट लेंथ होती है उसकी, और वो यूनिक होता है IP एड्रेस। जबकि और जो दूसरा है वो हमारे पास है पोर्ट। मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है एक आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा है, डज IP एड्रेस ऑफ होस्ट ऑन विच प्रोसेस रन्स सफिस फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस। कि अगर हमारे पास हम आपको एक IP बता दें और हम कहें कि इसका प्रोसेस आइडेंटिफाई करो कि क्या है, इसका प्रोसेस कौन सा है, क्लाइंट प्रोसेस है या क्लाइंट प्रोसेस है या फिर इसका सर्वर प्रोसेस है, तो हम ये नहीं बता सकते सिर्फ IP को देख के। वो इसलिए कि IP जो एक डिवाइस में होता है उसके ऊपर मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे होते हैं। वो एज अ क्लाइंट भी बिहेव कर रहा होगा एट अ टाइम, उसी टाइम पे वो एज अ सर्वर भी बिहेव कर सकता है। या मतलब कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास IP है 1.1.1.1। अब उसके ऊपर हमारे पास अब उसके ऊपर एक जो डिवाइस होती है उसके ऊपर हमारे पास पोर्ट्स होती हैं 65,535 पोर्ट्स। मतलब कि वो इतने प्रोग्राम्स रन कर सकता है, हर पोर्ट पे एक अलग प्रोग्राम। मतलब कि अगर पोर्ट नंबर 80 है तो उस पर HTTP की सर्विस हो रही होगी। अगर हम एग्जांपल लें 25 पोर्ट, तो वहाँ पर कोई ईमेल वगैरह आ रही होगी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होंगे तो उनके डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होंगे। तो हम सिर्फ IP को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोसेस इस पर चल रहा है, उस पर मल्टीपल प्रोसेस भी चल सकते हैं। वो हम बताएंगे अगर हमें पोर्ट का भी पता होगा तो। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल पोर्ट नंबर जैसे बताया है, HTTP सर्वर की एक अलग पोर्ट है, मेल सर्वर की एक अलग पोर्ट है। यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफायर बताया कि IP एड्रेस ये है और पोर्ट नंबर ये है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आइडेंटिफायर बनेगा और इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपका IP एड्रेस ये है और पोर्ट नंबर ये है, तब आप लोगों को खुद क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में कि पोर्ट नंबर 80 है, इसका मतलब ये कि HTTP की सर्विस वगैरह कोई चल रही है इस पर। अगर मैं यहाँ पर कोई 25 पोर्ट कर दूँ या फिर कोई FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कोई पोर्ट कर दूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पोर्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो ये उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस रन हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज्ड। दो तरह के हमारे पास मैसेजेस होते हैं, एक होता है HTTP रिक्वेस्ट और दूसरा होता है HTTP रिस्पॉन्स। उसके बाद मैसेज सिंटैक्स। अब सिंटैक्स यहाँ पर क्या मराद है कि उसका फॉर्मेट क्या है, कि उसकी डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं, व्हाट फील्ड्स इन मैसेज के, जो भी अगर HTTP की रिक्वेस्ट है तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड हैं। अगर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल भी दे दूं तो HTTP रिक्वेस्ट जो होता है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट लाइन की होती है, हेडर लाइन होता है, उसके अंदर एम्प्टी लाइन होती है और उसके बाद लास्ट में हमारे बॉडी होती है। वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बस यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो फॉर्मेट है ना उस मैसेज का, उस रिक्वेस्ट का या रिस्पॉन्स का, तो वो हमारा कहलाएगा मैसेज सिंटैक्स। और मैसेज सिमेंटिक्स, कि जो
फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन, कि अगर फॉर एग्जांपल HTTP हेडर के अंदर जो बॉडी है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी कहलाएगी मैसेज सिमेंटिक्स। इसी तरह हमारे पास आता है रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ टू प्रोसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, कि किस तरीके से सेंड करना है और किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आना है, वो हमारा रूल बताएगा। उसके बाद हमारे पास है ओपन प्रोटोकॉल डिफाइंड इन ओपन प्रोटोकॉल। दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक ओपन प्रोटोकॉल होते हैं, दूसरे प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होते हैं। जो ओपन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किसी वेंडर का स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब कि वो एज एन ओपन स्टैंडर्ड काम करते हैं। डिफाइंड इन RFCs, एवरीवन हैज़ एक्सेस टू प्रोटोकॉल डेफिनेशन, अलाउज फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे HTTP है और SMTP, ये हमारे पास ओपन प्रोटोकॉल्स हैं। अब जो प्रोप्राइटरी में एग्जांपल दी हुई है, स्काइप है, हमारे पास जूम है, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे पास प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट ट्रांसपोर्ट सर्विस डज एन एप्लीकेशन नीड, कि ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करती है, इस सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी से मुराद अगर हम आसान फ्राज में देखें तो ये होता है कि सालमियत, कि क्या गारंटी है कि आपकी जो आपने जो मैसेज भेजा है वो डिलीवर हो चुका है, तो ये उसकी कहलाती है इंटेग्रिटी, कि ये इतना % ये एक्यूरेट है, इतनी गारंटी कि ये डिलीवर होगा मैसेज। सम ऐप्स फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र, जिसमें हमारे प्रोटोकॉल यूज होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ट्रांजैक्शंस रिक्वायर 100% रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र की 100% रिलायबिलिटी होनी चाहिए और हमें रिक्वायर होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें कि आप कोई मनी ट्रांजैक्शन भी इसमें आती है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन कोई चीज़ बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन सीट बुक कर रहे हैं, तो आप जैसे ही आप सीट बुक कर रहे हैं आपके यहाँ से आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाएं और वहाँ पर अपडेट होने में मतलब किसी भी फेलियर की वजह से आपकी जो सीट बुक वाला जो पेज था उधर से आपके मतलब कि एरर आ जाए आपके पेज पे, तो क्या होगा कि आपकी एक तो क्रेडिट अमाउंट तो चली गई लेकिन आपकी सीट बुक नहीं हुई। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर ले लें या P2P आर्किटेक्चर जो भी ले लें, उसमें हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र की रिलायबिलिटी है वो 100% होनी चाहिए। ये इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र में और वेब ट्रांजैक्शन में यूज़ होती है। अदर एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल एन ऑडियो कैन टॉलरेट सम लॉस। अब जो ऑडियो फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि ऑडियो पे अगर फ़ोन वगैरह पे कॉल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर कोई डिले हो जाए वॉइस का तो वो थोड़ा बर्दाश्त हो सकता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस जिनमें लॉस थोड़ा बहुत बियर कर जाएँ तो उनको हम कहते हैं लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट की डेफिनेशन लिखी हुई है रेट्स एट विच सेंडर कैन प्रोसेस बिट्स टू द रिसीविंग साइड, के थ्रूपुट ये है कि सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कि कितने MBs और कितने GBs डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है इस लिंक के थ्रू, तो वो हमारी कहलाती है थ्रूपुट, के कितने MB का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे है सम एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव। अब जैसे कि मल्टीमीडिया में एग्जांपल हमारी यहाँ पर आ सकती है कि हमारे पास जो ऑडियो वीडियोस जो चीज़ें होती हैं या स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस, उसमें हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ थ्रूपुट डिफाइन करना पड़ता है कि इतने जो अमाउंट ऑफ डाटा है, इतनी अमाउंट ऑफ जो थ्रूपुट है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये होती हैं हमारी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जैसे कि इलास्टिक एप्लीकेशंस यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उनमें क्या है कि चेंज हो सकता है हमारा थोड़ा सा थ्रूपुट, मेक यूज़ ऑफ वट एवर थ्रूपुट, मतलब कोई भी थ्रूपुट अवेलेबल होगा वो उस हिसाब से काम कर लेगी एप्लीकेशन। लेकिन जो हमारे पास ऑडियो वीडियोज़ की एप्लीकेशंस होती हैं या हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग जिनमें हो रही हो, तो उनमें क्या है कि हमें फिक्स अमाउंट ऑफ थ्रूपुट डिफाइन करना पड़ता है और उतना हमें प्रोवाइड भी करना पड़ता है उसको। उसके बाद हमारे पास आता है टाइमिंग। सम एप्लीकेशंस मिसाल के तौर पे इंटरनेट, टेलीफोनी, इंटरेक्टिव गेम्स रिक्वायर लो डिले, मतलब कि जितने भी ये गेम्स वगैरह हैं, इंटरेक्टिव गेम्स वगैरह लाइक PUBG की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास गेम्स हैं इनमें हमें कम से कम डिले चाहिए होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेम्स में अगर एक बंदा एक्शन कुछ करे और उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ी देर बाद शो हो तो उसमें मतलब उस गेम का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से यह है कि उसमें हमें कम से कम डिले मतलब कि डिले उसमें होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या आता है सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी में हमारे पास डिफरेंट इंक्रिप्शन मेथड्स आ जाते हैं, डाटा इंटेग्रिटी जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथराइजेशन, तो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन के डिफरेंट मेथड है, MD5 इंक्रिप्शन मेथड है, हैश एल्गोरिदम्स हैं। और उसके बाद ये है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विस रिक्वायरमेंट्स, कॉमन एप्लीकेशंस, ये आप लोग खुद पढ़ लेना कि किन किन में हमें डाटा लॉस नहीं चाहिए होता, मतलब फाइल ट्रांसफ़र जैसे हम डिस्कस करके आ चुके हैं, वेब की सर्विस जिसमें हम डाटा लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते, रियल टाइम वीडियो ये लॉस टॉलरेंट होती है, मतलब इनमें थोड़ा सा अगर लॉस हो भी जाए तो वो हम टॉलरेट कर जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्विसेज। ये लेयर 4 के ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, TCP और UDP। अब TCP से बनता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP से बनता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब TCP हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है वो हम देख लेते हैं। रिलायबल ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस, के जो डाटा सेंड होगा क्लाइंट से सर्वर वो गारंटीड डिलीवर होगा। यहाँ पर रिलायबिलिटी मतलब इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है। फ्लो कंट्रोल, सेंडर वॉन्ट ओवरवेलम रिसीवर, मतलब कि जो सेंडर है वो उतना डाटा भेजेगा जितना रिसीवर रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल का भी फीचर हमें प्रोवाइड करता है TCP, कि वो रिसीवर की कैपेसिटी को देखता है कि कितना वो रिसीव कर सकता है, तो उतना वो सिर्फ डाटा सेंड करता है। उसके बाद कंजेशन कंट्रोल, के जो जिस लिंक के ज़रिए डाटा सेंड होना है वो उसकी लिंक का भी ख्याल रखता है, उस लिंक की भी कैपेसिटी का वो ख्याल रखता है कि जितने लिंक की कैपेसिटी होगी वो उतना ही डाटा सेंड करेगा, ताकि वो उस पर आराम से सेंड हो और उस पर ट्रैवल कर सके। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद यह है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक ये कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले 3 वे हैंडशेक होता है, जिसमें सबसे पहला पैकेट जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट होता है, जो कि क्लाइंट सेंड करता है सर्वर पर, और फिर सर्वर दूसरा पैकेट भेजता है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट भी होता है और साथ में एक्नॉलेजमेंट का भी पैकेट होता है, और तीसरा भी पैकेट भेजता है क्लाइंट जो कि सर्वर पे भेजता है और वो होता है एक्नॉलेज का। ये TCP और UDP इस आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क से मैंने सीरीज़ में अपलोड की हुई है, TCP UDP के दरमियान डिफरेंस, तो वहाँ से आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। उसके बाद डज नॉट प्रोवाइड, कि जो फीचर TCP नहीं प्रोवाइड करता, मतलब कि टाइमिंग, मतलब कि थोड़ा डिले देता है, मतलब कि जो TCP होता है उसमें जैसे कि हमें पता है 3 वे हैंडशेक होता है तो वो डिले लेके आ जाता है। मिनिमम थ्रूपुट गारंटी, मतलब कि जो थ्रूपुट की गारंटी है वो इसमें नहीं होती, और सिक्योरिटी थोड़ी बहुत जो कि वो प्रोवाइड नहीं करता TCP। और यहाँ पे एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल डाटा लॉस हो जाता है, कोई पैकेट दरमियान में लॉस हो जाता है तो वो उसकी रिकवरी भी प्रोवाइड करता है TCP। UDP में क्या होता है कि अनरिलायबल डाटा ट्रांसफ़र है, कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपका डाटा रिसीवर साइड पे डिलीवर हो भी गया है या नहीं, मतलब कि इसमें कोई आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता, कोई एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं मिलता आपको कि डाटा मेरा दूसरी साइड पे रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ। उसके बाद डज नॉट प्रोवाइड, रिलायबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, मतलब कि डाटा इंटीग्रिटी नहीं होती, फ्लो कंट्रोल नहीं होता, कंजेशन कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करता, टाइमिंग नहीं प्रोवाइड करता, थ्रूपुट गारंटी नहीं देता, सिक्योरिटी। और फिर अब इतने ज़्यादा ये चीज़ें जो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, तो इसका यूज़ कहाँ पे है? इसका यूज़ होता है हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक वॉइस वगैरह में, कि अगर आप लोगों ने ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको डाटा की इतनी ज़्यादा अहमियत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आप उसमें थोड़ी जैसे कि UDP में कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होता तो ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू TCP। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको डाटा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यह कि आप चाहते हैं कि बस जो डाटा सेंड हो रहा है वो दूसरी साइड पे उस फास्टली वो जाके डिलीवर हो, तो इस तरह की एप्लीकेशन में हम UDP को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र पे हमारा TCP यूज़ करता है, ईमेल हमारा TCP यूज़ करता है। उसके अलावा ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं कि TCP और UDP कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्योर TCP आता है। अब सिक्योर TCP क्या है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाती है। वनीला TCP एंड UDP सॉकेट्स। अब वनीला से मुराद ये है कि
इसमें जैसे कि वनीला नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये मतलब इसमें ना तो इंक्रिप्शन हमें होगी और जो डाटा सेंड होगा वो सिंपल फॉर्मेट में सेंड होगा, उसमें क्लियर टेक्स्ट में सेंड होगा, और जो पासवर्ड होंगे वो क्लियर टेक्स्ट में होंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें मतलब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होगी, सिंपल वे में हम कहें तो इसमें कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं होगी। जबकि जो दूसरा है हमारे पास TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है कि TCP में एक ये ट्रांसपोर्ट लेयर TLS कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन मेथड यूज़ होते हैं जैसे MD5 है और डिफरेंट हैश एल्गोरिदम चूज़ होते हैं जो कि हमारे पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट करते हैं कि वो क्लियर टेक्स्ट में वो नहीं सेंड होते क्लाइंट से सर्वर पर। प्रोवाइड्स इंक्रिप्शन TCP कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन हमारा क्रिएट होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वो इंक्रिप्टेड होता है। डाटा इंटीग्रिटी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारा जो डाटा जो सेंड होता है क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट वो गारंटीड हमें पता होता है कि उसने डिलीवर होना है दूसरी साइड पे। एंड टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन, मतलब क्लाइंट से सर्वर या P2P आर्किटेक्चर ले लें, उसमें हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद TLS इम्प्लीमेंटेड इन एप्लीकेशन लेयर पर ये इंप्लीमेंट होता है। ऐप यूजेस TLS लाइब्रेरीज दैट यूज TCP इन टर्न, क्लियर टेक्स्ट सेंट इनटू सॉकेट, ट्रैवर्स इंटरनेट इनक्रिप्टेड, मतलब कि जो TLS को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो मैसेज सेंड होते हैं वो हमारे इनक्रिप्टेड होते हैं। तो इसको हम ज़्यादातर चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास अभी हमने एक इसका फर्स्ट आर्टिकल पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि हमारा है वेब एंड HTTP। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।